हाँ जी, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्यूनेट स्क्वायर देखा और प्यूनेट स्क्वायर किन्होंने दिया, रेगिलार थ्रीपोनेट ने, और ये ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे। तो प्यूनेट स्क्वायर से हमें करना क्या, हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, पॉसिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी जेनेटिक क्रॉस में जो जीनोटाइप ऑर्गेनिजम्स का होने वाला है, केवल कितने जीनोटाइप के कितने तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, उनका परसेंटेज क्या होगा, उसको हम लोग कैलकुलेट प्यूनेट स्क्वायर से करते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है या इसका क्या महत्व है। तो मेंडल ने जब टॉल प्लांट को ड्रॉप प्लांट से क्रॉस कराया तो उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट टॉल बने, ठीक है जी। और इन टॉल प्लांट की जब सेल्फिंग कराई तो उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो आ गया फिनोटिपिक। फिनोटिपिक का मतलब बाहर से दिखता कैसा है, 3:1 का रेशियो। कि 75% टॉल बने और 25% ड्रॉप बने। वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में गायब हो गया था, छुप गया था, दिखाई नहीं दिया था, वो कैरेक्टर एज इट इज़ प्रेजेंट हो गया और ब्लेंडिंग नहीं हुई, मिक्सिंग नहीं हुई। और जब F2 प्लांट बने, F2 प्लांट में उन्होंने सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग का मतलब होता है उसी प्लांट के गैमीट का उसी प्लांट के गैमीट के साथ फ्यूजन। तो सेल्फिंग जब कराई तो उन्होंने देखा जितने भी ड्रॉप प्लांट बने वो आगे 100% ड्रॉप प्लांट ही, तो ड्रॉप प्लांट से F2 जनरेशन के ड्रॉप प्लांट से ड्रॉप प्लांट ही बन रहा, F2 जनरेशन के ड्रॉप प्लांट से ड्रॉप प्लांट ही बन रहा है। वेयर एज ये जो 75% प्लांट थे, 3/4 प्लांट थे, इसमें उन्होंने देखा कि दो तरह के प्लांट हैं लंबे। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो हमेशा आगे लंबा टॉल ही प्लांट बना रहे हैं, हमेशा टॉल बना रहे हैं, हमेशा टॉल बना रहे हैं, हमेशा टॉल बना रहे हैं। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें जब हम सेल्फिंग करा रहे हैं तो वो 75% टॉल और 25% ड्रॉप बना रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो यहाँ पे समझ गए कि ये प्लांट दिखने में भले एक जैसे हो, फिनोटिपिक कैरेक्टर उनका भले एक जैसे हो, लेकिन जीनोटाइप एक जैसा नहीं है, आनुवंशिकी मेकअप जो है वो एक जैसा नहीं है, उसमें कुछ अलग है। तो उसी चीज़ को जानने के लिए कि बाहर से देख के आप बाहर से जो देखते हैं वो समझेंगे किस तरह कितने गमों की भीड़ है एक आदमी के साथ, कि कोई आदमी कितना त्रस्त है, दुखी है, बाहर से देख के नहीं बता सकते, उसके मन में नहीं झांक सकते। इसी तरह से बाहर से देख के आप ये नहीं बता सकते कि टॉल प्लांट जो है वो टॉल प्लांट का जेनेटिक मेकअप क्या है। वही जानने के लिए टेस्ट क्रॉस कराई जाती है। टेस्ट क्रॉस का फंडा क्या है, टू नो द जीनोटाइप ऑफ अननोन जीनोटिपिक ऑर्गेनिज्म, to know the genotype of organism which is unknown to us, we have to perform the test cross and we usually perform the test cross. Test cross हम किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप को कंफर्म करने के लिए कराते हैं, ठीक है। चलिए समझिए बात को। The genotypic ratio can be calculated using mathematical probability. जीनोटिपिक रेशियो हम मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट सिंपली लुकिंग एट द फिनोटाइप ऑफ अ डोमिनेंट ट्रेट इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो द जीनोटिपिक कंपोजिशन। तो जीनोटिपिक रेशियो तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, लेकिन आप केवल बाहर से देख के ये किसी प्लांट का जेनेटिक मेकअप नहीं बता सकते। हाँ, जीनोटिपिक रेशियो हम लोग बता सकते हैं अगर हम मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी लगाएं कि जीनोटाइप रेशियो क्या आ सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो द जीनोटिपिक composition by simply looking at the phenotype of an organism. That is, for example, whether a tall plant from F1 generation or F2 generation has capital T or capital T lower t composition cannot be predicted. F1 जनरेशन का प्लांट और F2 जनरेशन का प्लांट लंबा प्लांट है, तो उसको बाहर से देख के आप ये नहीं बता सकते कि इसका जेनेटिक मेकअप क्या है, क्योंकि ये वाले जेनेटिक मेकअप वाला प्लांट भी टॉल होगा कैरेक्टर में, ये वाला भी टॉल होगा। देयरफॉर टू डिटरमिन द जीनोटाइप ऑफ अ टॉल प्लांट F2 जनरेशन, इसलिए हम अगर जीनोटाइप जानना चाहें F2 जनरेशन के टॉल प्लांट का, तो हमें क्या करना, मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट फ्रॉम द F1 विद द ड्रॉप प्लांट। तब मेंडल ने क्या किया, F2 जनरेशन के टॉल प्लांट का या F1 जनरेशन के टॉल प्लांट का जिसका आप जेनेटिक मेकअप जानना चाहते हो, उसको हम क्रॉस करा देंगे होमोजाइगस रिसेसिव से। ड्रॉप प्लांट से होमोजाइगस रिसेसिव से हमने क्रॉस कराया, और इस क्रॉस की जो फाइंडिंग होगी उससे हम जान जाएंगे कि ये जो जेनेटिक मेकअप, जिस जेनेटिक मेकअप को हम जानना चाहते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का, उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, हम जान जाएंगे। और इसी को टेस्ट क्रॉस, लिटमस टेस्ट आप करते हो कि ये एसिड है कि बेस है,
ये लिटमस टेस्ट है ये जानने के लिए कि भैया उसका जेनेटिक मेकअप क्या है। इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटाइप इज़ टू बी क्रॉस्ड विद, जिसको कि आपको इज़ टू बी डिटरमिन, जिसका कि जीनोटाइप आप जानते हो, फिनोटाइप आपको विजिबल है। इस क्रॉस विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, उसको हम क्रॉस कराएंगे होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ इंस्टेंट ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग ना करा के उसको होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करा देंगे। तो ये इसने यहाँ पे बना रखा है। वॉयलेट जो कलरेशन है वो डोमिनेंट कलरेशन है। वॉयलेट कलर का फ्लावर बेयरिंग जो प्लांट है हम उसका जेनेटिक मेकअप जानना चाहते हैं। तो इसका जो जेनेटिक मेकअप है हमें नोन नहीं है, उसकी जगह आप एक्सपुट कर दीजिए। हमें एलील का कंपोजिशन नहीं मालूम, उसको आप होमोजाइगस रिसेसिव के साथ लोअर केस डब्ल्यू के साथ आपने क्रॉस कराया। तो अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, मतलब इसके पास दोनों ही डोमिनेंट एलील हैं, तो इसमें एक ही तरह का गैमीट बनेगा, कैपिटल डब्ल्यू कंटेनिंग और इधर लोअर केस डब्ल्यू कंटेनिंग। तो इनके संयोजन से हमेशा जब भी प्लांट बनेगा वॉयलेट कलर धारण करने वाला बनेगा, क्योंकि कैपिटल एलील आ रहा, कैपिटल डोमिनेंट एलील आ रहा, कैपिटल डब्ल्यू आ रहा। तो अगर आपने क्रॉस कराया और उससे आगे सारे के सारे टॉल, अगर टॉल कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्रॉस करा रहे हैं, यहाँ पे फ्लावर कलर को रखते हुए ध्यान करा रहे हैं, अगर सारे के सारे प्लांट आगे वॉयलेट कलर के फ्लावर वाले बन रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये जो पेरेंट था जिसका आप टेस्ट क्रॉस करा के जानना चाहते थे जेनेटिक मेकअप, उसका जेनेटिक मेकअप क्या है? उसका जेनेटिक मेकअप होमोजाइगस डोमिनेंट है। और अगर क्रॉस कराने पे आपने फाइंडिंग ये देखी कि 50% जो प्लांट हैं वो रिसेसिव ट्रेट को दिखा रहे हैं, 50% प्लांट डोमिनेंट ट्रेट को दिखा रहे हैं, इट मीन्स कि ये कैसा है? इट मीन्स कि ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, क्योंकि तब इसमें दो तरह के बन जाएंगे एलील, उधर एक ही तरह का एलील, कौन सा? लोअर केस डब्ल्यू। तो लोअर केस डब्ल्यू का फ्यूज़न या तो इसके साथ या तो इसके साथ, अगर इसके साथ हो गया तो वायलेट कलर का फ्लावर धारण करने वाला प्लांट बन गया, और अगर इसके साथ हो गया तो वो वाइट कलर को धारण करने वाला प्लांट बन गया। तो ये होती टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस का ऑब्जेक्टिव क्या है वो आप समझ लीजिए, और टेस्ट क्रॉस कराई कैसे जाती है वो आप समझ लीजिए। टेस्ट क्रॉस है टू नो द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ अननोन टू अस, जीनोटाइप ऑफ विच इज़ अननोन टू अस। अगर F1 F2 या किसी भी जनरेशन के जो डोमिनेंट रेट दिखा रहा उसका अगर आप फिजिकली तो आपने देख लिया कि डोमिनेंट रेट दिखा रहा, जीनोटाइप जानना चाहें तो आप टेस्ट क्रॉस कराएंगे। ऑब्जेक्टिव है टू नो द जीनोटाइप। कराएंगे कैसे? टेस्ट क्रॉस में हम जिस प्लांट का या जिस पेरेंट का जीनोटाइप जानना चाहते हैं उसको हम हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे। सुन लीजिए, हमेशा होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे, और क्रॉस की फाइंडिंग रिजल्ट जो है उससे ये निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा कि वो जो प्लांट जिसका आप जीनोटाइप जानना चाहते हो या वो जो ऑर्गेनिज्म जिसका आप जीनोटाइप जानना चाहते हो वो होमोजाइगस डोमिनेंट है कि हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। इतनी देर से होमोजाइगस डॉमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट की बात हो रही, ये क्या होता है? अरे भाई किसी भी पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज रिसाइडिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी भी जाति के जीवों का समूह जो किसी एक विशेष जगह पे एक विशेष टाइम पे रह रहा उसको हम जनसंख्या पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म तीन तरह के हो सकते हैं किसी भी कैरेक्टर के लिए, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब दोनों डोमिनेंट एलील, या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एक डोमिनेंट एलील एक रिसेसिव एलील, या होमोजाइगस रिसेसिव। तो तीन तरह के जेनेटिक मेकअप वाले प्लांट या ऑर्गेनिज्म या जीव या जंतु किसी भी पॉपुलेशन में हो सकते हैं। अगर वो केस दो एलील का, अगर मल्टीपल एलील का है तो इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन मल्टीपल एलील को भी आप किनारे करिए वरना आप भटक जाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलें। फिगर 5.5 शोज, फिगर क्या है जी? 5.5 वो समझो आप, फिगर 5.5 क्या है? फिगर 5.5 शोज द रिजल्ट ऑफ द, वो पीछे जो फिगर बनी थी, टिपिकल टेस्ट क्रॉस वेयर वॉयलेट कलर फ्लावर इज डोमिनेंट ओवर वाइट कलर फ्लावर यूजिंग प्यूनेट स्क्वायर ट्राई टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ अ टेस्ट क्रॉस। तो प्यूनेट स्क्वायर की सहायता से हम लोग पहले ही बात कर चुके भैया कि अगर वो प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट है तो सारे के सारे प्लांट आगे
डोमिनेंट कैरेक्टर वाले बनेंगे। और अगर वो प्लांट जिसका हम जीनोटाइप जानना चाहते हैं हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, तो आगे जो प्लांट बनेंगे वो प्लांट 50% प्लांट रिसेसिव ट्रेट वाले होंगे, 50% प्लांट डोमिनेंट ट्रेट वाले होंगे। ठीक, यूजिंग द जीनोटाइप ऑफ दिस क्रॉस कैन यू गिव अ जनरल डेफिनेशन ऑफ अ टेस्ट क्रॉस? दे दी डेफिनेशन ऑफ द टेस्ट क्रॉस, पहले ही दे दी। बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस मेंडल प्रपोज 2 जनरल। तो अपने जो उनके क्रॉस उन्होंने जो कराए सिंगल जीन को ध्यान में रखते हुए, उनकी जो फाइंडिंग थी उस फाइंडिंग के हिसाब से मेंडल ने 3 लॉ बताए। टुडे दिस रूल्स आर, और आज की तारीख में दिस रूल्स आर कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। द फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आइए लॉ ऑफ डोमिनेंस पे आइए। लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहा है कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय द डिस्क्रीट यूनिट फैक्टर। मेंडल ने बोला कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर को निर्धारित करता है वो एक डिस्क्रीट सुस्पष्ट यूनिट है जिसको फैक्टर बोला। फैक्टर अकर्स इन पेयर, और फैक्टर पेयर में होंगे ऑर्गेनिज्म में। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर। और अगर डिसिमिलर पेयर है, डिसिमिलर पेयर ऐसा पेयर, भाई पेयर में फैक्टर है, ये सेम पेयर है, ये सेम पेयर है। अगर डिसिमिलर है तो भैया देखिए, अगर मैं ही मैं हूँ तो तू क्या है, और तू ही तू है तो मैं क्या हूँ। जब मैं ही इस कमरे में बैठा हूँ तो मेरी ही चलेगी, आप बैठो तो आप ही की चलेगी। जब हम दोनों बैठे हैं तो हम चाहते हैं कि हम टीवी पे यूरो कप देखें, आप चाहते हो IPL देखें, तो लड़ाई झगड़ा होने लगा। लड़ाई झगड़े में जो जबर होगा वो दूसरे को दबा लेगा, पटक के मारेगा और अपने कम मन की कर लेगा। वही चीज़ होती डोमिनेंट। एक जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, एक अपने को दिखा देता है, एक नहीं दिखा पाता। जो दिखा देगा वो डोमिनेंट, जो नहीं दिखा पाएगा वो रिसेसिव। So in a dissimilar pair of factor, one member of the pair dominates the other. The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental character in a monohybrid cross. Law of dominance के हिसाब से हम बता सकते हैं कि F1 जनरेशन में क्यों पेरेंट का एक ही कैरेक्टर आएगा, एक ही पेरेंट का कैरेक्टर आएगा। देखिए भैया, ये है आपकी शुरुआत करने वाले हस्बैंड वाइफ, जहाँ से आपने उसको स्टडी करना चाहिए है F1 जो बनेंगे वो हमेशा कैपिटल T स्मॉल t ही बनेंगे। तो F1 जनरेशन में जो आपने 2 अलग अलग गुण वाले माता पिता लिए थे, एक ही का गुण प्रदर्शित हो पाएगा, एक का गुण प्रदर्शित नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक का गुण उसका गुण प्रदर्शित हो पाएगा जो गुण डोमिनेंट एलील निर्धारित कर रहा। तो एक प्रदर्शित हुआ, एक नहीं प्रदर्शित हुआ। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस की क्यों नहीं प्रदर्शित हुआ? क्योंकि हेटेरोजाइगस कंडीशन बनी। हेटेरोजाइगस कंडीशन में दोनों एलील अलग अलग है, तो दोनों की मन की नहीं चलेगी, एक दूसरे को पटक लेगा। जो पटक लेगा वो वाला लक्षण प्रदर्शित हो गया, दूसरा नहीं हुआ। तो डोमिनेंट और रिसेसिव, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे, अच्छी बात, आगे चलिए। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 जनरेशन एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द बोथ इनटू द F2 जनरेशन। और लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से हम लोग F1 जनरेशन में क्यों एक कैरेक्टर आया ये बता सकते हैं, और F2 जनरेशन में क्यों दूसरा कैरेक्टर आ गया। वो इसलिए आ गया कि वो वापस होमोजाइगस कंडीशन आ गई। हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, लेकिन होमोजाइगस कंडीशन आई तो वापस, भले वो रिसेसिव वो दबने वाला हो, लेकिन जब हमको थानेदार घर नहीं, हमको डर नहीं, जब वो दबाने वाला ही नहीं है तो रिसेसिव जैसे ही दोनों रिसेसिव हुए उसने अपना लक्षण दिखा दिया। इट आल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन्ड बाय द F2 जनरेशन। और साथ के साथ F2 जनरेशन में फिनोटिपिक एक्सप्रेशन की 75% प्लांट ऐसे होंगे जो डोमिनेंट को, प्रभावशाली जीन को निर्धारित कर रहे हैं, प्रभावशाली कैरेक्टर को दिखाने वाले, और 25% ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो रिसेसिव ट्रेट को दिखाने वाले। ये चीज़ भी हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के आधार पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप आइए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। This law is based on the fact that the alleles do not show any blending and both the characters are recovered as such in the F2 generation. ये इस बात पे निर्धारित था, ऑब्जर्वेशन पे निर्धारित था कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर गायब हो गया था F2 जनरेशन में पुनः प्रदर्शित हो गया, बगैर किसी ब्लेंडिंग के, मिक्सिंग के प्रदर्शित हो गया। दो वन ऑफ द दिस इज़ नॉट सीन इन द F1 जनरेशन। हालांकि तो F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर आ गए, हालांकि एक कैरेक्टर नहीं आ पाया था F1 जनरेशन में, लेकिन F2 जनरेशन में दोनों आ गए। दो द पेरेंट्स कंटेन 2 एलील ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, द फैक्टर्स और एलील ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट द गैमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर्स। हालांकि ऑर्गेनिज्म में 2 एलील होते हैं, लेकिन गैमीट में एक ही होगा।
अब आप आइए इनकम्प्लीट, तो ये तो आप समझ लिए डोमिनेंस और वो उसका, ठीक है जी। अब हम लोग बात कर लें इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। ये क्या होती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इनकम्प्लीट डोमिनेंस और इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस इज द डेविएशन फ्रॉम लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमारे फर्स्ट लॉ से पथ भटक जाएगा। तो जो जिस सीधी रेखा में हम चलना चाहते थे, जब हम उससे डेविएट हो गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस से हम डेविएट हो गए, उसी को इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोल रहे हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस वॉज डिस्कवर्ड बाय कॉनेंस, लाइन लिख लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को सबसे पहले कॉनेंस ने देखा, और उन्होंने देखा इन द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ऑफ डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन और एंटीरिनम। तो कॉरेंस काम कर रहे थे डॉग फ्लावर पे, जिसका कि नाम स्नैपड्रैगन है, और एंटीरिनम बोल सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि भाई जो फाइंडिंग थी वो फाइंडिंग से डेविएट हो गया, जो मेंडल ने बता रखी थी वो फाइंडिंग यहाँ पे भी, अगर मेंडल के बताए नियम ठीक है तो फाइंडिंग यहाँ पे भी लगनी चाहिए, लेकिन उन्होंने देखा कि उससे थोड़ा सा डेविएशन अलग हटके हमको चीज़ मिलती है। वन एक्सपेरिमेंट ऑन पी वर रिपीटेड using other traits in other plants, it was found to be a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two। तो मेंडल के जो नियम थे कि जब आप दो अलग अलग गुणों को लेने वाले ऑर्गेनिज्म को क्रॉस करते हो, तो F1 जनरेशन में जो बनती है संतति, वो इन दोनों में से एक के कैरेक्टर को दिखाएगा, एक का कैरेक्टर नहीं दिखाएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, एंटीरिनम में या स्नैपड्रैगन में या ड्रैगन फ्लावर में उन्होंने क्रॉस कराया ऐसे प्लांट को जिसमें रेड कलर फ्लावर थे और वाइट कलर फ्लावर थे। तो होना क्या चाहिए था, F1 जनरेशन में जो प्लांट बनता उस पर या तो वाइट कलर के फ्लावर या तो रेड कलर के, जो डोमिनेंट जो आ जाता कलर वो हम कहते डोमिनेंट है, अगर रेड आ जाता कहते डोमिनेंट है, अगर वाइट आ जाता कहते डोमिनेंट है। लेकिन हुआ क्या कि रायता फैल गया, इन बिटवीन बन के रह गया, ना तो वो वाइट हुआ ना तो वो रेड हुआ, वो पिंक बन गया। तो पिंक कलर के फ्लावर वाले प्लांट बन गए जब उसने रेड कलर के फ्लावर को धारण करने वाले प्लांट का क्रॉस कराया है वाइट कलर के फ्लावर को धारण करने वाले प्लांट के साथ। तो F1 जनरेशन में इन बिटवीन दोनों के बीच में पिंक कलर बन गया। होना क्या चाहिए था, दोनों में से एक, लेकिन ये क्या हुआ, दोनों के बीच का। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर इज गुड एग्जाम्पल ऑफ टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट। पूर्णतः डोमिनेंट नहीं हो पाया, दबाना तो चाहता था, कोशिश तो करी, लेकिन लड़की ज़्यादा ज़बरदस्त निकली। उसने कहा मैं डॉरी केस लगा दूँगी, मुझे तंग करोगे। इन अ क्रॉस बिटवीन टू ब्रीडिंग red flower plant, in a cross between true breeding red flower plant and the white flower plant in the dog flower, the F1 progeny was pink। हमेशा जब भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे प्योर लाइन प्लांट से किए जाते हैं, प्योर लाइन प्लांट, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। तो रेड कलर के फ्लावर को धारण करने वाला, वाइट कलर के फ्लावर को धारण करने वाला प्लांट्स के बीच में डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो देखा कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट बने सारे के सारे पिंक हैं। व्हेन द F1 प्लांट वॉज पॉलिनेटेड, और F1 प्लांट का जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया, द F2 रिजल्टेड इन द फॉलोइंग रेशियो। तब हुआ क्या, उधर क्या हुआ था, 3:1 का रेशियो आया था, 3 लंबे 1 छोटे। तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए था, 3 या तो पिंक 1 वाइट, या 3 या तो वाइट या 1 पिंक। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे 1 रेड 1 वाइट 2 पिंक, ये हुआ F2 जनरेशन में, 1 रेड 1 वाइट और 2 पिंक। व्हेन द F2 रेशियो इज द कैपिटल R 1, जो रेड कलर का बन रहा है, कैपिटल R स्मॉल r के 2 तरह, 2 4 में से 50% organisms showing the pink color flower and 25% organisms showing the white color flower. Here the genotypic ratio were exactly as we would expect in any Mendel monohybrid cross। जीनोटिपिक रेशियो वही है जो हम किसी भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल के एक्सपेक्ट करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो होगा 3:1, जीनोटिपिक रेशियो होगा 1:2:1। तो जीनोटिपिक रेशियो तो ठीक है, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो 3:1 का 1:2:1 हो गया। फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो कि फिजिकली दिखता कैसा है इस तरह के, इसको हम लोग बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। तो F2 जनरेशन में 75% प्लांट आपको अगर याद हो टॉल बने थे। 75% टॉल का मतलब 3:1 का रेशियो, 25% प्लांट ड्रॉप बने थे। तो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 था और जीनोटाइप का रेशियो 1:2:1 था। वो तो ठीक है, वो तो जीनोटिपिक रेशियो वही रहा, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो
इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 1:2:1 हो जाएगा, एक रेड एक वाइट 2 पिंक। ओके, आई बात समझ में? चलिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज फाउंड इन, किस में मिल रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज फाउंड इन द एंटीराइनम प्लांट। A plant having 24 centimeter long internode is crossed with the plant with 12 centimeter internode. The hybrid have 18 centimeter internode due to incomplete dominance. होना क्या चाहिए? या तो ये करेक्टर आए या तो ये इन बिटवीन का मतलब है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, तो इसको समझ लीजिए, इसमें आप फंस जाते हो, आपकी बुक का है ये, पेज नंबर 76 पे एक्सप्लेनेशन दी गई है, इसको समझिए आप। एवरी जीन कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। जो भी जीन हमारी बॉडी में है वो एक पर्टिकुलर लक्षण को निर्धारित करने के लिए है। इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो होता है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हर जीन की 2 कॉपी है। अ पेयर ऑफ एलील, हर जीन की 2 कॉपी है, तो जीन और एक जीन जो कोई सर्टन जीन है जो हमारे लक्षण को निर्धारित कर रहा है, उसके एक से ज़्यादा रूप हो सकते हैं, यही अलग अलग रूप, एक से ज़्यादा रूप एक दूसरे के एलील है। तो हम कह सकते हैं एक जोड़ी जीन, कोई भी जीन जो है जोड़े में है, या हम कह सकते हैं कि एलील का पेयर है। नाउ दिस 2 एलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी इक्वल। अब आप बात समझो, आपके घर में पूजा घर है, उस पूजा घर में 2 जगह आप भगवान राम की मूर्ति लगा सकते हो, और भगवान राम की मूर्ति जो मार्केट में आप लेने जाते हो, आप देखते हो कि 2 तरह की है, एक है धनुष बाण को पकड़े और एक है आशीर्वाद देती। तो आपको क्या करना है, आप लाके या तो दोनों ही मूर्ति यहाँ पर धनुष बाण पकड़े की स्थापित कर सकते हो, या दोनों ही मूर्ति आशीर्वाद वाली स्थापित कर सकते हो, या एक मूर्ति आशीर्वाद देती और एक मूर्ति धनुष बाण पकड़ी। आई बात समझ में? कैसे समझाई, क्या समझाई? तो आपके पास हर क्रोमोजोम 2 है, 1 से 23 तक हर क्रोमोजोम का पेयर है, और क्रोमोजोम के पर्टिकुलर लोकस पे पर्टिकुलर जीन है। वो जीन जो मानिए हमें ये निर्धारित कर रहा है कि मेरी त्वचा का रंग क्या होगा। सपोज मान लीजिए, मानने में क्या जाता, मान लो ये X, मान लो ये Y, मान लिया आपने। अब पर्टिकुलर लोकाई पे वो जीन है। अब सभी के सभी तो आप देखेंगे एक ही रंग के नहीं है ना, कुछ बदरंग हैं, कुछ गेरुए हैं, कुछ काले हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ बहुत गोरे हैं, कोई मिल्की वाइट है, अलग अलग तरह के आपको देखने को मिलना है। इसका मतलब है कि वो जीन जो रंग त्वचा का रंग निर्धारित कर रहा है वो एक से ज़्यादा रूप है, नहीं तो सभी एक जैसे ना होते। ठीक है। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म में मानिए ये जो जीन है, ये जीन 2 रूप में अवेलेबल है, स्किन और लोअर केस स्मॉल एस और कैपिटल एस। तो या तो दोनों जगह, चांस की बात है, ऐसा हो सकता है दोनों जगह कैपिटल एस हो, या हो सकता है दोनों जगह स्मॉल एस हो, या हो सकता है एक जगह स्मॉल एस एक जगह कैपिटल एस हो। ये कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, डिपेंड करता है कि कौन से पेरेंट्स के पास क्या था, पेरेंट्स से आगे या अनुवांशिक मटीरियल आया। तो ये कॉम्बिनेशन है। अब आपको बात समझ में आ गई? चलिए आगे चले पड़े। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2 कॉपी हर जीन की है, पेयर ऑफ एलील है। नाउ दिस 2 एलील नीड नॉट बी आइडेंटिकल। ये जरूरी नहीं कि ये एलील समान हो, एक जैसे हो। वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट इज एज अंडरगॉन विच मॉडिफाइड द इन्फॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर एलील कंटेन। तो भगवान ने बना के भेजा एक ही जैसा, सभी के सभी गोरे, लेकिन मानो उसमें कुछ चेंज हो गया, उसकी वजह से वो थोड़ा सा गेरुआ हो गया। चेंज हो गया तो इन्फॉर्मेशन बदल गई। आप जो NCERT की 2 बुक, आप भी वही बुक खरीद के लाए, आपका दोस्त भी वही बुक खरीद के लाया, और दोनों एक ही प्रिंटिंग प्रेस में गीता गोरखपुर में छपी, लेकिन छपते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई, उसमें कुछ कंटेंट दूसरा आ गया, थोड़ी सी बुक चेंज हो गई। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ जीन दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। अब हम इसको मान लीजिए ये जीन है जो किसी एंजाइम को बनाने के लिए ये जीन था, जिसमें चेंज हो गया। नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन, और इस जीन की 2 कॉपी हैं, द 2 एलील फॉर्म, और वो कॉपी अलग अलग है। लेट अस अज्यूम द नॉर्मल एलील प्रोड्यूसेस द नॉर्मल एंजाइम दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द सबस्ट्रेट एस टू द प्रोडक्ट P। अब मान लीजिए ये जीन जो है, नॉर्मल जीन एंजाइम E बना रहा, और वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलने का काम कर रहा, लेकिन अब उसका जो जोड़ीदार है वो जोड़ीदार बदल गया है। थ्योरेटिकली, तो सिद्धांतिक रूप से ये आप कहिए कि समझने के लिए, नॉर्मल एलील प्रोड्यूसेस द नॉर्मल एंजाइम एंड द मॉडिफाइड एलील कुड बी। देखिए ये आपके पास
नॉर्मल एलील ए था, अब इसमें मॉडिफिकेशन हो गया। मॉडिफिकेशन होने से 3 परिस्थितियां बन सकती हैं, या तो ये काम करेगा, बनाएगा एंजाइम, या थोड़ा सा कम इफ़ेक्टिव एंजाइम बनाएगा। भाई अगर इस एलील में जीन में मॉडिफिकेशन हो गया, ये ए डैश हो गया, तो या तो इसी की तरह काम करेगा, या उससे थोड़ा सा कम अच्छा काम करेगा, या बिल्कुल ही काम नहीं करेगा, एंजाइम बनाएगा ही नहीं, या एंजाइम बनाएगा फॉल्टी बना देगा, किसी काम का नहीं बनाएगा। ठीक है जी, ओके, आई बात समझ में। तो मानिए ये आपका फ्रेंड है और आपका फ्रेंड आपको पकवान बना के खिलाता है। अब इसमें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो सब आप खुद ही सोच लो। अगर आप गर्ल हो तो वो बॉय, अगर आप बॉय हो तो वो गर्ल। तो आपका फ्रेंड है, वो आपको पकवान बना के, अब आपके फ्रेंड में कुछ एक दिन कहीं वो जा रहा था, सीढ़ियों से गिरा और उस गिरने से उसको हो गया मॉडिफाई हो गया, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हो गया। तो या तो वही भाई आप बनाएगा जो बना रहा था खूब अच्छे से, आपको चिकन करी बना के खिला रहा था कस्टर्ड, तो या तो पूरा अपना इफेक्टिव काम करेगा या थोड़ा सा कम अच्छा काम, क्योंकि ये फुल्ली फंक्शनल तो ये था ही था पहले ही। ये 100% से बेटर नहीं हो सकता। तो प्रभु ने जो हमको चीज़ दी है वो एकदम फिट है, एक्यूरेट है। अब उसमें मॉडिफाई चीज़ करके आप उससे बेटर नहीं बना सकते। मॉडिफाई हो गया, या तो उतना ही इफेक्टिव रहा या लेस इफेक्टिव हो गया। तो पहले आपको चिकन करी बना के दे रहा तो बहुत अच्छी, अब भी बना के दे रहा, चलो थोड़ी सी लेकिन काम चल रहा, या बना ही नहीं रहा, या बना रहा तो चिकन करी है वो भूल ही गया बनाते कैसे, बेकार बना रहा। ये 3 कंडीशन समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया। तो एलील का मॉडिफिकेशन होने से एलील या तो जो हमारा ओरिजिनल एलील था या तो उसके बराबर काम कर रहा है या उससे कम अच्छा काम कर रहा है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है काम ही नहीं कर रहा। तीसरी कंडीशन है जो भी काम कर रहा है गड़बड़ कर रहा है। तो बायोलॉजी के पेपर में केमिस्ट्री के क्वेश्चन छाप डाला। तो 3 कंडीशन हो सकती हैं। इन तीनों कंडीशन में इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील। जो भी मॉडिफिकेशन हुआ जब वो उसके जैसा ही काम कर रहा या उससे हल्का सा 19-20 कर रहा, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इक्वली गुड, जैसा था वैसे का वैसा, दैट इज इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप। तो कैसा होगा, सेम फिनोटिपिक इफेक्ट आएगा, वैसा ही लक्षण परिलक्षित होगा। रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्टेट टू द प्रोडक्ट। तो वो क्या रहा था, सब स्टेट को प्रोडक्ट में बदल रहा था, ये भी यही करता रहे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में आइए, बट इफ़ द एलील प्रोड्यूसेज अ नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम। या तो एंजाइम बना ही नहीं रहा तो सब स्टेट प्रोडक्ट में बदल ही नहीं रहा, या एंजाइम बना रहा फॉल्टी बना रहा तो उसकी एक्टिव साइट ही बदल गई तो सब स्टेट बैठ नहीं पाएगा, प्रोडक्ट में बदल नहीं पाएगा। दोनों ही केस में फंक्शन नहीं हो पा रहा, किसी काम का नहीं है। द फिनोटाइप में इफेक्टेड, तो फिनोटाइप इफेक्ट हो जाएगा, फिजिकल अपीयरेंस बदल जाएगी, आपको लक्षण परिलक्षित होने लगेगा। द फिनोटाइप विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील। क्योंकि फिनोटाइप किस पे डिपेंड था, ओरिजिनल एलील पे, अनमॉडिफाइड एलील पे डिपेंडेंट था। द फिनोटाइप जो किस पे डिपेंडेंट हो जाएगा, फिनोटाइप डिपेंडेंट हो जाएगा भाई, 2 एलील ए और ए डैश। अब उसके पास एक ए है एक ए डैश है, ए डैश तो किसी काम का ही नहीं, तो सारी की सारी जिम्मेदारी इस पे आ गई। तो गुर्दे 2 भगवान ने दिए, एक गुर्दा मॉडिफाइड हो गया थोड़ा सा कहीं, उसके बाद कोरोना के बाद, या तो उसी की तरह काम कर रहा उतना ही अच्छा या कम अच्छा काम चल रहा है। लेकिन अगर गुर्दा फेल हो गया, काम ही नहीं कर रहा, या गुर्दा किडनी जो है काम ही गड़बड़ किए दे रही है, तो दोनों ही बातें बेकार हैं। तो सारी जिम्मेदारी किस पे आ जाएगी, इस पे आ जाएगी जो किडनी काम की है। वही चीज़ यहाँ पे बोली कि अगर ऐसा हो गया तो सारी जिम्मेदारी किस पे आ जाएगी, अनमॉडिफाइड एलील पे आ जाएगी। द अनमॉडिफाइड एलील विच रिप्रेजेंट्स द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट एलील। और यही डोमिनेंट एलील है, ये है डोमिनेंट का कॉन्सेप्ट। अनमॉडिफाइड एलील जो होता है वो डोमिनेंट एलील होता है, जो फुल्ली फंक्शनल होता है उससे बेटर मॉडिफाइड एलील नहीं हो सकता। एंड द मॉडिफाइड एलील इज द रिसेसिव एलील। और मॉडिफाइड एलील जो मॉडिफाई हो गया रिसेसिव एलील है। इसका इफेक्ट तभी आ पाएगा जब दोनों जगह पे, अब दोनों जगह किडनी फेलियर वाली कंडीशन आ गई, दोनों जगह ए डैश आ गया, तो ये इफेक्ट दिखा देगा ना, काम ही नहीं कर रहा, तब तो ये बात प्रदर्शित हो जाएगी। ऐसे क्या है कि ये काम नहीं कर रहा, घर में एक छोटी बहू एक बड़ी बहू, छोटी बहू काम नहीं कर रही लेकिन बड़ी बहू सब काम किए दे रही, तो ससुर साहब जान ही नहीं पा रहे कि छोटी बहू काम नहीं कर रही। लेकिन अब छोटी बहू बड़ी बहू चली गई मायके, तो छोटी बहू उस दिन एक्सपोज हो जाएगी, पता लग जाएगा ये तो कोई काम ही नहीं कर रही। वही चीज़ यहाँ पे कि अगर रिसेसिव एलील दोनों जगह आ जाएगा, होमोजाइगस कंडीशन होगी तो रिसेसिव एलील अपना इफेक्ट शो कर देगा। हेंस इन द एग्जांपल अबव द रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू द
रिसेसिव ट्रेट कब प्रदर्शित हो जाएगा, तब दोनों जगह रिसेसिव एलील आ जाएगा ड्यू टू द नॉन फंक्शनल ऑफ एंजाइम। या तो एंजाइम बन ही नहीं रहा या एंजाइम फॉल्टी बन रहा है, तो सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में बदल ही नहीं रहा। अभी तक क्या था कि वो एंजाइम जो दूसरा एलील बना रहा था उससे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल रहा था, आपको पता नहीं लग रहा था, अब आपको पता लग जाएगा। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा डोमिनेंस का। तो यहाँ पे आके आज की क्लास में रोकता हूँ, अगले लेक्चर में मिलता हूँ आपसे। बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ, और बहुत जल्दी मैं आप लोग के लिए एक सीरीज़ लाने जा रहा हूँ क्वेश्चंस की, जिसमें केवल क्वेश्चंस रहेंगे। तो बने रहिए टच में, बेल आइकन हिट कर दीजिए, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और तैयारी अपनी बस 2 ही दिन में ऐसी स्पीड आने वाली कि आप लोग परेशान होंगे। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक।